Hello student, I am going to start working on institution. Last day we have discussed about the Prime Minister and their function, but today we will discuss about the President. Okay, so the President is the head of the state. President जो होते हैं वो head of the state होते हैं. In our political system, the head of the state exercise only nominal power. लेकिन हमारे देश में क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, स्टेट के जो एक्सरसाइज नॉमिनल पावर होते हैं उनके पास, उनका एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जैसे ब्रिटेन में वहाँ की क्वीन का जो सिर्फ एज ए नॉमिनल पावर होता है, लाइक वाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह ही है. हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. इनके जो फंक्शन होते हैं वो लार्ज सेरेमोनियल्स, बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए होते हैं, बट नॉमिनल पावर होता है. जो एग्जीक्यूटिव पावर है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है. प्रेसिडेंट सुपरवाइज ऑल ओवर फंक्शनिंग ऑफ द ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, शो दैट दे ऑपरेट इन हारमोनी इन अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वह जितने भी तरह के फंक्शन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के देश के अंदर, वह सबके ऊपर ओवरऑल जो है सुपरविज़न करते हैं ताकि उसके बीच में सामंजस्य बना सके. प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है. All the member of the parliament and the member of the state legislative assemblies elect the president. जितने भी MPs और MLAs होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. और जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वह जो होती है इलेक्शन जीतने के बाद उस कैंडिडेट को स्टैंडिंग पोजीशन मिलता है. दिस इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. और ये इंश्योर करता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह एक प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश के लिए नॉमिनल पावर के रूप में काम करते हैं. अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि हमारे यहाँ पावर क्या है प्रेसिडेंट का. ओके, देखिए, ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. हमारे यहाँ जितने भी काम होते हैं देश के अंदर में, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज़, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन फाइनली जो है वह राष्ट्रपति की ही होती है. ऑल लॉज और मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर issued in president name. All the major appointments are made in the name of the president. He appoints the chief justice of India and judges of the Supreme Court and the High Court of the state. He appoints the governor of the state, election commissioner and ambassador of the other countries. ये सारे नियुक्तियाँ जो है राष्ट्रपति करते हैं हमारे देश के अंदर में. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो राष्ट्रपति के नाम होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट माने जाते हैं. प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, now we will see here about legislative power of the president. The president can ask the council of ministers to reconsider its advice. A bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. राष्ट्रपति की अनुमति सहमति के बाद ही कोई भी कानून पास होकर के एक नियम जो पास होता है वह कानून बनता है. प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन. पुनः विचार के लिए वापस पार्लियामेंट में राष्ट्रपति भेज सकते हैं. बट इफ़ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन एंड अगेन इट हैज़ टू साइन इट. अगर बार बार राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट से वापस होती है तो फाइनली राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है. स्पेशल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को देखें तो व्हेन अ पार्टी ऑफ द कोलिजन ऑफ द पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन, प्रेसिडेंट हैज़ द appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoy majority support in the Lok Sabha as a prime minister. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises his discretion. The president appoints a leader who, in his opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. Now we will see the presidential system here. Presidents all over the world are not nominal executive like the president of India. हमारे यहाँ जैसे नॉमिनल पावर होती है उसी तरह पूरे देश में नहीं है. वहाँ पर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर में भी होते हैं दूसरे देशों में. In many countries of the world, the president is both the head of the state and the head of the government. The president of the United States of America, most well-known example of the kind of president. जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टेड इलेक्टेड बॉडी है, तो वो उनका पावर ज़्यादा होता है एग्जीक्यूटिव.
personally chooses or appoints all the ministers. Okay, he has a fixed tenure of 4 years and complete it even if his party does not have the majority in the Congress. This model followed most of the countries in Latin America, many in Soviet Union countries. Now we will see here about the judiciary. All the court at the different level in the court put together are called judiciary. देश के अंदर में जितने भी तरह के लेवल ऑफ द कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट हैं, ये आपस में मिलकर एक जुडिशरी फॉर्म करते हैं, न्यायालय की व्यवस्था करें. जुडिशरी जो है कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट एट द लोकल लेवल. जैसे भारतीय जुडिशरी सिस्टम को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इंटायर नेशन को कवर करती है, जबकि हाई कोर्ट्स स्टेट्स वाइज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकल लेवल में काम करती है. ओके, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वह इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा है. मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल और जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वह सभी न्यायालय प्रक्रियाओं पर अपना कंट्रोल ओवर करती है. इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल ओवर द अदर कंट्रीज ऑफ द कंट्री, कोर्ट ऑफ द कंट्री, सॉरी. इसका डिसीजन जो होता है पूरे देश के न्यायालय को मानना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को. अगर हम बात करें पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो इट कैन टेक अप डिस्प्यूट्स. यह किन चीज़ों पर, किन विवादों के ऊपर बात करती है, जैसे बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट एट द नेशन एंड द स्टेट लेवल. It is the highest court or approval in civil and criminal cases. It can hear appeal against the decision of the High Court. It controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other court of the country. अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की, तो जुडिशरी जो है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स डैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम जो है वह एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल ओवर में नहीं होती. जजेस डोंट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट or according to wishes of the party to the power. That's why all the modern democracy have the court and are independent of the legislative and executive. India has achieved this. Okay. Next, appointment of judges. The senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court or the High Court. So there is a very little scope for the interference by the political executive. Once person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, nearly impossible to remove him or her from the position. If we talk about the removal of judges, the judges can be removed only by an impeachment motion. Impeachment motion means महाभियोग लगा करके उन्हें हटाया जा सकता है, passed separately by the 2/3 member of the two houses of the parliament. All the above points reflect the independence of the Indian judiciary. Now we will discuss about the constitutional power of the judiciary. Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. They can declare invalid or by the legislature or by action of the executive, whether at a union level or at the state level, if they find such law actions it against the constitution. Next, the Supreme Court has also ruled that is core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament. Judiciary act as the guardians of the fundamental rights. The citizens can approach the court to seek remedy in case of violation of their rights. And last one we are discussing here about the public interest litigation, PIL. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. This is called public interest litigation. The court intervene to prevent misuse of the government's power to make decisions and check malpractices of the court part of the public official. That is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. Thank you. Have a nice day.